So Simple tutorial. Good morning students, welcome to SST So Simple tutorial. हमने पिछले क्लास में स्टालिन के द्वारा चलाए गए कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा। आज हम यूनिट 5 द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर पढ़ेंगे। रशिया में रिवॉल्यूशन होता है तो इसका प्रभाव सिर्फ रशिया पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ता है। आज इसी बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। बोल्शेविक पार्टी ने जिस तरह सत्ता हासिल की और जिस तरह से वहाँ शासन चलाया, उससे यूरोप में उन दिनों जो सोशलिस्ट पार्टीज थी वे सहमत नहीं थे। पर एक वर्कर्स स्टेट मतलब मेहनत मजदूरी करने वालों के राज्य की स्थापना ने दुनिया भर में लोगों को एक उम्मीद तो जगा दी। इसीलिए आप देखेंगे कि कई देशों में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने लगी। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनी। बाय द मिड 1920s हमारे देश में भी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। रशियन रिवॉल्यूशन ने तो इंपीरियलिज्म को खत्म करने की कोशिश भी की। बोल्शेविक्स ने दूसरे देशों की जनता को भी जो कॉलोनी बने हुए थे, जैसे हम लोग, अपने रास्ते पर चलने के लिए एनकरेज किया, यानी प्रोत्साहित किया। मतलब आप भी अपने यहाँ हमारे रास्ते पर चलकर यानी कि रिवॉल्यूशन करके अपने देश में बदलाव लाइए। कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कॉमिंटर्न में भाग लिया। ये कॉमिंटर्न क्या है, आइए देखते हैं। Comintern was an international organization of communist parties formed to promote revolutions in countries other than the USSR. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन का प्रचार करना और कम्युनिस्ट्स की मदद करना। कॉमिंटर्न दो शब्दों से बना है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इसे थर्ड इंटरनेशनल भी कहा जाता है। कुछ विदेशियों ने तो सोवियत यूनियन की यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा भी प्राप्त की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने तक सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस अर्थात वैश्विक पहचान मिल चुकी थी। लेकिन 1950 के डिकेड तक लोग ये समझने लगे थे कि सोवियत यूनियन के शासन करने का जो स्टाइल था, रशियन रिवॉल्यूशंस जिन आइडियल्स पर, जिन आदर्शों पर बनी हुई थी, वह उसके अनुरूप नहीं थी, मतलब उससे अलग थी। और दुनिया भर में जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने भी मान लिया कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर जहाँ तक सोवियत यूनियन की बात है, ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। सोवियत यूनियन जो कि एक पिछड़ा देश था, वो अब एक बड़ी ताकत बन चुका था। Its industries and agriculture had developed and poor were fed. इनके इंडस्ट्रीज भी डेवलप कर चुके थे, खेती भी डेवलप हो गई थी, गरीबी घट रही थी, गरीबों को खाना मिलने लगा था। पर जो आज़ादी लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही थी। जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे थे, वो कैसे चल रहे थे आपको पता है? आपको पता है स्टालिन ने क्या किया, कैसे किया? और इसीलिए 20th सेंचुरी के अंत तक एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में यूएसएसआर की जो इज्जत थी, प्रतिष्ठा थी, वह कम हो गई। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी इसका सम्मान करते थे, क्योंकि आइडिया तो अच्छा था ही, बेशक इम्प्लीमेंट करने का तरीका ठीक नहीं था। आई होप आप यहाँ तक सारी बात समझ गए होंगे। जहाँ तक इंडिया की बात है, रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत सारे इंडियन भी इंस्पायर हुए थे। उनमें से कई ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी की। 1920s में इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, यह मैं पहले ही बता चुका हूँ। कुछ इंडियन ऐसे भी थे जो रशिया गए भी, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जो रशिया भी गए और उन्होंने सोवियत सोशलिज्म पर लिखा भी। तो आज का लेसन बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ हमारा रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर भी खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने रशियन रिवॉल्यूशन और सोशलिज्म पर ज़रूर थोड़ा नॉलेज गेन किया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।